और जानते हैं इस पूरे घटना में सबसे घिनौना और सबसे घटिया बात क्या है? जब अपने ऊपर लेकर सोचिएगा ना, तो कमेंट मारना और मजाक करना तो बहुत दूर की बात, अगर आपके सामने भी अगर आ जाएगा ना, तो आप पटक के छाती पे चढ़ के उसको उसकी जान ले लीजिएगा। पूरे घटना में अगर जिस किसी को भी लगता है कि वो फौजी बाप गलत है, तो वो अगर गलत है तो आप भी गलत है, मैं भी गलत हूं और हम सब गलत है। मानसिक विकृति की कोई जाति नहीं होती है, घिनौने और घटिया लोगों की कोई जाति नहीं होती। इतना ही हिम्मत है ना आपके बस में अगर ना, तो अपने मुखिया के खिलाफ आप एक गाली बोल करके दिखा दीजिए, अपने वार्ड पार्षद के खिलाफ एक गाली बोल के दिखा दीजिए। आप नहीं बोलिएगा क्योंकि आपको पता है कि आप दिन में बोलिएगा, शाम में आपको टंगवा लेगा। आप जानते हैं नीतीश कुमार आपको टंगवाने नहीं आएंगे। यानी ये पबजी और ये फ्री फायर वाले, ये पट से हेडशॉट वाले, आप घर में बैठ के पट से हेडशॉट कर रहे हैं और भागवत निषाद ने एक सरेआम कोर्ट में जाकर उस आरोपी के सिर में गोली मारी है, क्योंकि वो फौजी है। उसको पता है कि कहां गोली मारूंगा तो इंसाफ मिलेगा। धूप में बाप और चूल्हे पर माँ जलती है, तब जाकर के कहीं औलादें पलती हैं। और उसी औलाद को जब कोई इस कदर मजबूर कर दे कि वो समाज में मुंह दिखाने के लायक ना रहे, तो सोचिए उस बाप पर क्या गुजर। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में घटी उस घटना के बारे में, जिस घटना में एक फौजी बाप ने अपनी नाबालिग बच्ची के साथ हुए बलात्कार के आरोपी को सरेआम मौत के घाट उतार दिया। उस बाप ने कोर्ट परिसर में ही उस आरोपी को सीधी गोली ठोक करके अपनी बेटी को इंसाफ दिलाया। उस आरोपी के ऊपर पॉस्को एक्ट का केस चल रहा था। पॉस्को एक्ट के बारे में जिसको नहीं पता, मैं उसको बता दूं कि पॉस्को एक्ट वो एक्ट होता है जिसमें किसी नाबालिग के साथ में किसी भी तरह का दुर्व्यवहार या बलात्कार अगर होता है तो यह एक्ट लगाया जाता है। जरा सोचिए उस बाप के बारे में, जब एक ऐसा आरोपी जिसने उसके बेटी के साथ घिनौना काम किया हो, वो दरिंदा जब उसके सामने आता होगा, उसको देखकर मुस्कुराता होगा, उसके ऊपर कमेंट मारता होगा, तो उसको कैसा लगता होगा? जब अपने ऊपर लेकर सोचिएगा ना, तो कमेंट मारना और मजाक करना तो बहुत दूर की बात, अगर आपके सामने भी अगर आ जाएगा ना, तो आप पटक के छाती पर चढ़ के उसको उसकी जान ले लीजिएगा। यह जो पूरी घटना जो घटी है उस फौजी बाप के साथ में, सोचिए, फौजी वो शख्स होता है जिसको जिंदगी भर ये सिखाया जाता है कि आपको कानून के साथ चलना है और कानून की रक्षा करना है। उस फौजी ने किस मजबूरी में आकर के यह कदम उठाया होगा। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये जो घटना घटी है, ये आज की घटना नहीं है। 2 साल पहले उस व्यक्ति ने उस बच्ची के साथ में यह दरिंदगी की थी, और 2 साल के बाद वो खुलेआम जो है गांव में, शहरों में घूम रहा था और उस बच्ची की इज्जत को लगातार तार-तार कर रहा था। जिस पिस्तौल से उस फौजी ने उस आरोपी को मारा है, वो पिस्तौल लाइसेंसी पिस्तौल था। फौजी वो शख्स होता है जिसको जिंदगी भर यह सिखाया जाता है कि आपको कानून के साथ चलना है, कानून की रक्षा करना है। वो व्यक्ति जिसने कानून को अपने हाथ में लिया, सोचिए वो बाप कितना मजबूर रहा होगा कि किस तरीके से उसने अपनी नाबालिग बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए उसने ये कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि जिस पिस्तौल से उसने उस दरिंदे को की जान ली है, वो पिस्तौल लाइसेंसी पिस्तौल था। तो जाहिर सी बात है कि ये पिस्तौल उस वक्त भी उसके पास रहा होगा जिस वक्त उस व्यक्ति ने उसकी बच्ची के साथ वो घिनौना काम किया होगा। यह पिस्तौल उस वक्त भी उसके पास रहा होगा जिस वक्त उसने न्याय के लिए कानून का दरवाजा खटखटाया होगा। लेकिन बावजूद इसके उसने कानून को हाथ में ना लेकर के कानून के सामने अपने मदद के लिए उसने गुहार लगाई। और जब 2 साल के बाद जब इस कानून ने उस व्यक्ति को खुलेआम छोड़ दिया, तो मजबूरी में आकर के मजबूरन उसने यह कदम उठाया। लेकिन उसके बावजूद भी फौजी ने उस वक्त यह कदम नहीं उठाया। इस वक्त उसने उस व्यक्ति के सीने में गोली नहीं ठोकी, क्योंकि उसको भरोसा था अपने सिस्टम पर, उसको भरोसा था अपने देश पर, उस देश पर जिसकी रक्षा के लिए वह -40 डिग्री टेम्परेचर में सीमा पे खड़ा रहता है। उस वक्त खड़ा रहता है जिस वक्त हम अपने घर में अपने बिस्तरों में चैन की नींद सो रहे होते हैं। और उसने कानून का दरवाजा खटखटाया और इस मदद की उम्मीद की कि उसकी बेटी को इंसाफ मिलेगा। और जानते हैं इस पूरे घटना में सबसे घिनौना और सबसे घटिया बात क्या है? इस पूरे घटना में सबसे घटिया और सबसे घिनौनी बात यह है कि इस पूरे घटना को कुछ लोग जाति और धर्म से जोड़ रहे हैं और कुछ लोग इसको राजनीतिक रंग दे रहे हैं। अरे शर्म करो, शर्म करो। और एक बार ये सारी घटना को राजनीति और अपने जात और धर्म से जोड़ने से पहले एक बार पीछे मुड़कर देखो अपने बेटी की तरफ और अपनी बहन की तरफ, कि अगर उस फौजी बाप की जगह पर अगर तुम होते तो तुम क्या करते? क्या तुम उस व्यक्ति को गोली नहीं मारते? अगर इस पूरे घटना में अगर जिस किसी को भी लगता है कि वो फौजी बाप गलत है, तो वो अगर गलत है तो आप भी गलत है, मैं भी गलत हूं और हम सब गलत हैं। गलत है ये पूरी कानून की व्यवस्था। अगर सही वक्त पे, सही समय पे और जल्द से जल्द अगर उस पॉस्को एक्ट के आरोपी को अगर कोर्ट अगर सजा दे देती, तो एक बाप हथियार ले उठाने पे मजबूर नहीं होता।
अगर सही समय पर उस व्यक्ति को उसके आरोपों की सजा अगर मिल जाती तो एक बच्ची समाज में मुंह छिपा करके जीने पे मजबूर नहीं होती। आज हम सब बड़े आराम से घर में बैठ करके मोबाइल उठा करके कुछ ना कुछ कमेंट करते जा रहे हैं। मैं इसमें देख रहा हूं, मैं कल से पूरे इस घटनाक्रम को देख रहा हूं। पूरे घटनाक्रम में मैं देख रहा हूं कि दो खेमे में पूरा का पूरा समाज बट गया है। दो अलग अलग तरह के लोग हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि यह सब राजनीतिक मसाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है तो ये राजनीतिक रंग है। कुछ लोग इसको जाति और धर्म से जोड़ करके देख रहे हैं। मानसिक विकृति की कोई जाति नहीं होती है, घिनौने और घटिया लोगों की कोई जाति नहीं होती है। ना वो हिंदू होता है ना वो मुसलमान होता है। तो आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती है कि इसको राजनीति का रंग मत दीजिए, इसको धर्म और जाति से मत जोड़िए, क्योंकि जितनी बार आप इसको राजनीति से और धर्म से जोड़ेंगे उतनी बार आप एक बाप की मजबूरी को और ज्यादा मजबूर कर रहे हैं और आप फिर एक नया भागवत निषाद खड़ा कर रहे हैं, जो कि कानून से तंग आकर के और इस समाज से तंग आकर के हथियार उठा करके इंसाफ करने पे मजबूर हो जाएगा। तो अगर आप सब चाहते हैं कि एक दूसरा भागवत निषाद अगर समाज में ना आए, क्योंकि आपको भी पता है कि इस हरकत के बाद में इस घटना के बाद में भागवत निषाद जेल में हैं, उनको जेल में गिरफ्तार कर लिया गया है। और मैं कानून से भी कहना चाहूंगा कि जिस पॉस्को एक्ट के आरोपी को आपने कानून की जिस भी प्रक्रिया का इस्तेमाल करके आपने उसको जमानत दिया था, उसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करके आप भागवत निषाद को भी जमानत दीजिए, ताकि वो जमानत पर बाहर आएं और समाज को और देश को बता सकें कि उनकी मजबूरी क्या थी, किस मना स्थिति से वो व्यक्ति गुजर रहा था जिसने मजबूरी में यह कदम उठाया है। क्योंकि अगर एक पॉस्को एक्ट के आरोपी को अगर आप जमानत दे सकते हैं तो एक मजबूर बाप को भी जमानत देने का आपको अधिकार है और आपको यह देना पड़ेगा, और इसके लिए पूरा देश एकजुट होकर के आवाज उठाएगा। तो मैं आप सबसे विनती करता हूं, ये जितने भी ये युवा वर्ग, जो आप सबको सोचना चाहिए, आप घर में बैठ करके ये जितने भी है ना, ये पबजी और ये फ्री फायर वाले, ये पट से हेडशॉट वाले, आप घर में बैठ के पट से हेडशॉट कर रहे हैं। और भागवत निषाद ने एक सरेआम कोर्ट में जाकर के उस आरोपी के सिर में गोली मारी है, क्योंकि वो फौजी है, उसको पता है कि कहां गोली मारूंगा तो इंसाफ मिलेगा। उसने कमर से नीचे कहीं भी गोली नहीं मारी है। 5 गोली चली है कोर्ट परिसर के अंदर में, जिसमें से पहली गोली सिर के आर पार निकली है और बाकी की गोलियां उस व्यक्ति के पेट में लगी है और उस व्यक्ति की उसी जगह पे मौत हो गई है। और सबसे मजेदार बात क्या है कि भागवत निषाद ने गोली मारने के बाद में वहां से भागे नहीं है, वो तब तक वहां पर रुके हैं जब तक कि उस आरोपी ने वहां दम नहीं तोड़ दिया है। और उसके बाद भी जब वो थाने में गए हैं तो थाने में जाकर के पुलिस से उन्होंने पूछा है कि जिस व्यक्ति को मैंने गोली मारी है वो व्यक्ति कौन था, क्या मैंने सही व्यक्ति को गोली मारा है। जब उनको ये इस चीज की जब तसल्ली हो गई है कि हाँ मैंने उसी व्यक्ति को गोली मारा है जिसने मेरी बेटी की इज्जत को तार तार किया था, मैंने उसी व्यक्ति को गोली मारा है जिसने मुझे समाज में जीने पर से परेशान करके रखा हुआ था, तो लॉकअप में उस रात वो चैन की नींद सोए हैं। जरा सोचिए उस बाप के बारे में जो पिछले 24 महीने से हर दिन और हर रात बेचैन था, तड़प रहा था इंसाफ के लिए। कितनी सुकून की नींद उसको मिली होगी जब उसने उस व्यक्ति को, जो उसकी बेटी के साथ दरिंदगी करके आया था, उसको उसने मौत की घाट सुला दिया। हर वो बाप जो किसी ना किसी बेटे का या किसी ना किसी बेटी का पिता है, वो भागवत निषाद के दर्द को समझ सकता है। और अगर नहीं समझ सकता है तो उसको समझना होगा, क्योंकि समाज में बदलाव लाने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। बड़ा आसान होता है, आप पता क्या करते हैं, हम ये सब कुछ जो हो रहा है ना समाज में, इस सब में हमारी और आपकी भूमिका है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अपने घर में बैठ के मोदी जी को गाली दे देंगे, हम अपने घर में बैठ करके मुख्यमंत्री को गाली दे देंगे, क्योंकि हमको पता है कि वो दिल्ली से नहीं आएंगे हमारा कुछ करने के लिए। आपके अंदर अगर इतना ही हिम्मत है ना, आपको पता है ना आपके समाज में कहां पे क्या गलत हो रहा है, आपके गांव का मुखिया, आपका पंचायत सेवक, आपका वार्ड पार्षद, आपका मेयर, आपका चेयरमैन सब गलत करता है। अगर इतना ही हिम्मत है ना आपके बस में अगर ना, तो अपने मुखिया के खिलाफ आप एक गाली बोल करके दिखा दीजिए, अपने वार्ड पार्षद के खिलाफ एक गाली बोल के दिखा दीजिए। आप नहीं बोलिएगा, क्योंकि आपको पता है कि आप दिन में बोलिएगा, शाम में आपको टंगवा लेगा। आप जानते हैं नीतीश कुमार आपको टंगवाने नहीं आएंगे, मोदी जी आपको टंगवाने नहीं आएंगे, क्योंकि उनके हाथ कानून से बंधे हुए हैं, तो आप नहीं बोलिएगा। तो आप जो है ना, आप बड़ा आप आसान सा जो जरिया होता है ना, उसको पकड़ के चलते हैं। भागवत निषाद ने गोली मार दिया, अब आप कानून का ठिकरा फोड़िए कि भाई कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। अरे एक बार सोचिए कि उस व्यक्ति ने कानून अगर हाथ में लिया है तो क्यों लिया है। मतलब
एक होता है ना, मैं इसको गलत तब मानता, मैं भागवत निषाद को गलत तब मानता जबकि आज उसकी बेटी के साथ दरिंदगी हुई और कल उसने उस व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। तब भागवत निषाद गलत था क्योंकि उसने न्याय का दरवाजा नहीं खटखटाया, उसने कानून की प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं किया। भागवत निषाद ने कानून की हर उस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जिसका उसको जिंदगी भर उसको सिखाया गया है, चाहे वो फौजी जीवन हो चाहे वो निजी जीवन हो। और जब वहां से वो तंग आ गया, जब वो फौजी बाप परेशान हो गया, तो जब देश की रक्षा कर सकता है ना, तो बेटी की रक्षा के लिए तो कुछ भी कर लेगा। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि इस समाज में ये सब कुछ जो हो रहा है उसके खिलाफ उठाइए। आप सबको बोलना पड़ेगा और अगर आप नहीं बोलेंगे तो हम तो बोलेंगे। धन्यवाद।